वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। अब ये ज़रूरी क्यों है कि हमें थर्ड पर्सन से पूछने की ज़रूरत पड़ रही है? बिकॉज चाहे वो जजेस हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो, या कोई भी एनी पर्सन हो, वो हर चीज़ में स्किल्ड नहीं हो सकता, वो हर चीज़ की नॉलेज नहीं रख सकता। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से हमें ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। एंड द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस इज नेसेसिटी। बिकॉज ज़रूरत है, इसलिए हमें थर्ड पर्सन का ओपिनियन लेना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सेक्शन 39 के साथ, जो बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एनी अदर फील्ड as to the identity of handwriting or fingerprint impressions, the opinion upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science, art, or any other field, or in questions as to identity of handwriting or fingerprint impressions are relevant facts, and such persons are called experts. तो सेक्शन 39 बता रहा है जब कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे या और किसी फील्ड पे, या फिर हैंडराइटिंग पे या फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन पे, तो कोर्ट का ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए अगर कोई पर्सन स्पेशली स्किल्ड है इन चीज़ों में, फॉरेन लॉ एटसेट्रा में, और उस पर्सन का कोई ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है कोर्ट के लिए। बिकॉज कोर्ट उस स्किल्ड पर्सन की नॉलेज को यूज़ करके अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे। और वो लोग जो स्पेशली स्किल्ड होते हैं इन चीज़ों में, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन में, उनको एक्सपर्ट्स बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा था कि एक्सपर्ट कौन होते हैं। एक केस था बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स, AIR 1989। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु बाय हिज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस has acquired the ability to express an opinion which an ordinary witness does not possess. The evidence of an expert is such evidence which is based on expertise and experience. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा उस पर्सन के पास स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एक केस आया था अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1972। इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड the opinion of a professional goldsmith as to the purity of the gold in question was held to be relevant as the opinion of an expert, though he had no formal qualifications. His only qualification was his experience. Now हम बोलते हैं कि who is an expert, so हमारे एज एन ऑर्डिनरी पर्सन हमारे दिमाग में ख्याल आएगा जो एक MD है, MBBS है, ये PhD होल्डर है, वो पर्सन एक्सपर्ट होंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में हेल्ड करा था कि एक सुनार पर उसके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसके पास कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट। अब देखते हैं कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। तो एक केस था एस गोपाला रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 1996। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था दैट एक्सपर्ट ओपिनियन इज अ वीक काइंड ऑफ ओपिनियन, इट इज नॉट कंक्लूसिव। फिर एक और केस था दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करा था कि एक आई विटनेस है और एक डॉक्टर का ओपिनियन है एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जो डॉक्टर का ओपिनियन है वो ओवरराइड नहीं कर सकता आई विटनेस के एविडेंस को। तो यहाँ पे वेटेज दिया था वो आई विटनेस की टेस्टिमनी, आई विटनेस की एविडेंस को दिया था इन कंपैरिजन टू द डॉक्टर्स ओपिनियन। फिर एक केस आया था पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2022 का केस है। इस केस में ऑक्यूलर एविडेंस और मेडिकल एविडेंस के बीच में डिस्कशन हुआ था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जो मेडिकल एविडेंस होता है, जो डॉक्टर का एविडेंस है या अदर मेडिकल एविडेंसेस हैं, वो ओपिनियन के नेचर के होते हैं, एंड सच एविडेंस ऑफ ओपिनियन नेचर विल नॉट ओवरराइड द ऑक्यूलर एविडेंस। सो यहाँ पर ऑक्यूलर एविडेंस को ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। अब कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए बात कर रही है क्या एक ही डेथ जो है वो कोई जहर देके हुई है। तो एक एक्सपर्ट ने ओपिनियन बताया कि ए के जो सिम्टम्स थे ना,
वो सिम्टम्स वैसे ही कुछ थे जो कि एक पॉइजन देने के बाद होते हैं। तो एक्सपर्ट का ये ओपिनियन कि ऐसे सिम्टम पॉइजन देने के बाद होते हैं, ये एक रिलेवेंट ओपिनियन है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो इलस्ट्रेशन बी, जो एक्ट ए ने किया है वो अपने एक्ट को करते समय अनसाउंड था, या उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ओपिनियन दिया गया एक्सपर्ट द्वारा कि ये बात सही है कि जो सिम्टम्स ए ने दिखाए अनसाउंडनेस के एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, वो बेसिकली एक अनसाउंड पर्सन के ही होते हैं नॉर्मली सिम्टम्स। तो ये जो ओपिनियन है एक्सपर्ट का, ये रिलीवेंट हो जाएगा एज पर इलस्ट्रेशन बी। नाउ द इलस्ट्रेशन सी इज, क्वेश्चन अराइजेस, ये जो डॉक्यूमेंट है क्या ये ए ने लिखा है? अब कोर्ट में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट और आता है और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि ये ए ने ही लिखा था। अब जज क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट को बुलाते हैं और एक्सपर्ट को ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो कि प्रूव हो चुका था कि ए ने लिखा। अब वो वाला डॉक्यूमेंट दिखा के एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट ए है क्या ये भी ए ने ही लिखा है? तो इस पे जो एक्सपर्ट का ओपिनियन आएगा वो रिलेवेंट हो जाएगा अंडर दिस सेक्शन। नाउ इलस्ट्रेशन 2 बात करती है जहाँ पे कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू द एनी इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर रिसोर्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट माने गए हैं वो माने गए हैं एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि हमें सेक्शन 79A में दे रखे हैं आईटी एक्ट 2000 के अंदर। तो उनका जो ओपिनियन आएगा एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड, वो रिलेवेंट माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। एंड यहाँ पे हमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है कि इस सब सेक्शन के लिए, सब सेक्शन 2 के लिए, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 40 बात करता है कि फैक्ट्स वो वैसे तो रिलेवेंट नहीं है बट वो रिलेवेंट हो जाते हैं इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ऐसे फैक्ट्स जो इस ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं या इस ओपिनियन से इनकंसिस्टेंट है, वो फैक्ट्स भी रिलेवेंट हो जाएंगे। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय अ सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजन्ड बाय दैट पॉइजन exhibited certain symptoms which expert affirm or deny to be symptoms of that poison is relevant. Illustration B, the question is whether an obstruction to a harbor is caused by a certain sea wall. The fact that other harbors similarly situated in other respects but where there were no sea walls began to be obstructed at about the same time is relevant. इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो हार्बर से प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 में व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड। अब यहाँ पे ओपिनियन किसका लिया जाएगा? ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज सपोज टू बी रिटन और साइंड, दैट इट वाज और वाज नॉट रिटन और साइंड बाय दैट पर्सन इज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा जो कि उस पर्सन की हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड है, जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा है या साइन करा है। और इस एक्सप्लेनेशन में हमें बताया गया है कि कौन सा वो पर्सन होगा जो कि एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग होगा या सिग्नेचर होगा। तो वो एक सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है हमें, व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। तो जब ये वाली कंडीशंस पूरी होंगी, मतलब जो पर्सन ये ओपिनियन दे रहा है कि ये पर्सन ए के हैंड राइटिंग या सिग्नेचर है, जो ओपिनियन दे रहा है वो ओपिनियन तब मान्य होगा, तब रिलीवेंट होगा जब या तो उसने ए को लिखते हुए देखा है या फिर उससे कुछ डॉक्यूमेंट उसने एक्सेप्ट करे हैं, उनमें लेन देन होता रहता है रिटर्न डॉक्यूमेंट का, तब जाके वो रिलीवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 41। इसकी इलस्ट्रेशन को हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे सपोज करो ए और बी हैं, अब ये आपस में एक दूसरे को रिटर्न लेटर भेज रहे हैं अपनी हैंड राइटिंग में। अब कोर्ट में क्वेश्चन उठ जाता है कि लेटर एक्स क्या ये बी ने लिखा हुआ है? तो ए ये जो कन्वर्सेशन है लेटर के थ्रू रिटर्न हैंड राइटिंग वाले, वो कोर्ट में ले जाके बोलेंगे ये देखो जी हमारे बीच में बिजनेस डील थ्रू लेटर्स होती थी, थ्रू रिटर्न हैंड राइटिंग होती थी, अब आप मैच करवा लो कि लेटर एक्स इन लेटर्स की हैंड राइटिंग से मैच कर रहा है यानी, तो इस तरीके से बी की हैंड राइटिंग प्रूव हो जाएगी। या फिर ए ने बी को खुद देखा हो लेटर लिखते हुए कि ये लेटर एक्स, ए बोल देता है कि लेटर एक्स जो है मैंने खुद देखा था, बी ने लिखा था, तो फिर वो क्रॉस एग्जामिन वगैरह होगा और वो प्रूफ हो सकता है। सब सेक्शन 2 बात करता है
जब कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में ओपिनियन बनाना हो तो ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है और ये अथॉरिटी जो है किसी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देती है और उसका मतलब सीक्रेट कोड मिलता है इसमें, वो कोड डाल के ही आप जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने अगर कोई ओपिनियन दिया है तो वो इस सेक्शन में रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। इस सेक्शन के अलावा देखते हैं हम, जैसे कोई फॉरेन लॉ है, इस पे कोर्ट ओपिनियन कैसे बना सकते हैं। हमने पढ़ा अभी, या तो एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा या फिर हम बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फॉरेन लॉ, वो बुक्स जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की गई हो। वैसे ही फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट को प्रूफ करने का क्या तरीका है, या तो हम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला लेंगे या फिर वो पर्सन जिसने थंब इम्प्रेशन लगाया या अपने फिंगरप्रिंट्स लगाए हैं वो आके बोल देता है, एडमिट कर लेता है कि भाई मैंने ये मेरा ही फिंगरप्रिंट है, मैंने ही लगाया था। एक तो तरीका ये हो जाता है, या फिर आई विटनेस का ओपिनियन। अब सपोज करो जैसे हम विल की बात करते हैं, विल को प्रूफ करने के लिए हमें 2 आई विटनेस चाहिए होते हैं। अगर 2 में से एक नहीं आ सकता तो एक को बुलाना पड़ेगा और वो आई विटनेस ऐसे होने चाहिए विल को प्रूफ करने के लिए जिन्होंने खुद देखा हो वहां पे थंब इम्प्रेशन लगाते हुए या फिर साइन करते हुए एग्जीक्यूटर को। इसके अलावा हैंडराइटिंग की बात करें तो हैंडराइटिंग भी हम सेल्फ जिसने लिखा है वो आके बोल दे कोर्ट में कि भाई हाँ जी ये मेरी हैंडराइटिंग है, मैं एडमिट करता हूँ। एक्सपर्ट ओपिनियन हमने पढ़ा, एक्सपर्ट ओपिनियन से प्रूव करी जा सकती है हैंडराइटिंग, या फिर हैंडराइटिंग को भी कैसे प्रूव किया जा सकता है, आई विटनेस के थ्रू, मतलब जिसने किसी पर्सन को लिखते हुए देखा हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 42, ये बात करता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, द ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ पर्सन हु वुड लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेंस आर रिलेवेंट। नाउ यहाँ पे एक जनरल कस्टम की बात हो रही है, जनरल कस्टम या आपका राइट है और इसके लिए ओपिनियन किसका जरूरी होता है। तो सेक्शन 42 बता रहा है अगर कोर्ट को ओपिनियन बनाना है अपना रिगार्डिंग द जनरल कस्टम और राइट, तो वो ऐसे लोगों का ओपिनियन यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगा जो कि उस कस्टम को बारे में जानते हैं, उस राइट के बारे में जानते हैं। जैसे कि किसी विलेज में बहुत ओल्ड एज पर्सन होते हैं, पंचायत हेड होते हैं, तो उन लोगों का ओपिनियन यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्संस। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, इट इज नॉट रिगार्डिंग द कस्टम और राइट ऑफ अ फैमिली और बिटवीन 2 पर्संस। यहाँ पे जनरल कस्टम की बात हो रही है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द राइट ऑफ विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर इस वेल से लोग सालों से पानी लेते हुए आ रहे हैं, ईयर्स हो चुके हैं उनको, बहुत साल हो चुके हैं, मतलब 50 साल 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो वो जो लोग 50-100 साल से पानी लेते आ रहे हैं, जिसकी फैमिली लेते आ रही है, उन लोगों का ओपिनियन यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 42। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 43 जो बात करता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूसेज टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। तो यहाँ पे ये देखना, ये जनरल कस्टम नहीं है, ये मैन और ये फैमिली के बारे में बात हो रही है। सेकेंडली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, इसके बारे में कोर्ट को ओपिनियन बनाना है। या फिर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, इन 3 चीज के बारे में अगर ओपिनियन बनाना है कोर्ट को, देन द ओपिनियन ऑफ पर्संस हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयरऑन आर रिलेवेंट फैक्ट्स। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ अ रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में ओपिनियन बनाना है कोर्ट को। अब जिन्होंने ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया, उनका ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा। फिर इन्होंने जहां जहां से परमिशन ली होगी, जैसे कि किसी किसी स्टेट में डीएम ऑफिस से ली जाती है, ट्रेजरर से ली जाती है, उन लोगों का ओपिनियन भी यहाँ पर रिलीवेंट हो जाएगा बिकॉज उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उनको प्रॉपर फी कटती है ये चैरिटेबल फाउंडेशन या रिलीजियस फाउंडेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 44, ये बात करता है जबकि कोर्ट को ओपिनियन बनाना है एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे ओपिनियन कौन सा मैटर कर रहा है, एक्सप्रेस बाय द कंडक्ट, मतलब ए और बी हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और पूरी सोसाइटी को ये पता है कि ये हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो ये लोगों का ओपिनियन यहाँ पे रिलेवेंट हो रहा है सेक्शन 44 में। तो व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज, मतलब चाहे नेबर हो या सोसाइटी वाले हो, हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन सब्जेक्ट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। इसके साथ एक प्रोविजो ऐड कर रखा है दैट सच ओपिनियन
ये वाला जो ओपिनियन लोग यहाँ पे दे रहे हैं कि ए और बी हस्बैंड वाइफ की तरह दे रहे हैं, ये ओपिनियन shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Divorce Act or in prosecution under section 82 और 84 of भारतीय न्याय संहिता 2023। Illustrations देखते हैं। A, the question is whether A and B were married. The fact they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. तो यहाँ पे opinion of their friends जो है वो relevant हो जाएगा। B, the question is whether A was the legitimate son of B. The fact that A was always treated as such by members of the family is a relevant. तो यहाँ पे opinion of family जो है वो relevant fact है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 45। ये बोल रहा है अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आ रहा है और वो लिविंग पर्सन का ओपिनियन है तो वो ग्राउंड्स, जिस ग्राउंड पे एक्सपर्ट जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे। सपोज करो किसी डॉक्टर ने बताया कि भाई पॉइजन के सिम्टम्स ये होते हैं, तो वो अपनी जो रिसर्च, जिस रिसर्च के बेसिस पे वो बता रहे हैं कि पॉइजन के सिम्टम्स होते हैं, वो रिसर्च भी यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगी सेक्शन 45 में। इट रीड्स एज व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रिलेवेंट, द ग्राउंड्स on which such opinion is based are also relevant. Illustration देखते हैं। An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of performing his opinion. So जो भी एक्सपेरिमेंट डॉक्टर ने या किसी एक्सपर्ट ने करे हैं to form his opinion, वो एक्सपेरिमेंट, वो रिसर्च भी रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगी सेक्शन 45 के अंदर। That's all for today's video. Thank you so much.